तो आज देखिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, इंटेंसिटी वगैरह ठीक है, ठीक दिखता है। देखिए, तो आज का जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जो आज आप सब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। अच्छा बच्चों, आपको जरा सा नॉलेज देते। आपने इसके पहले पढ़ा था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के 4 सेनापति थे। आपने देखा कौन कौन से बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यादव, कुबाजा, ये सब थे, सब मैंने बताया। और आपको पता है कि बाद में चलकर के मोहम्मद गौरी अपना जो हिंदुस्तान में जो भी प्रदेश जीता था वो किसको देकर चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में ही बस गया, वो तो मान लो चला गया, भारत में ये बस गया। तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है कई सारे वंश भारत में ही शासन किए, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा गया क्योंकि सभी की जो राजधानी थी, ये लोग बाद में आगे चलकर सभी लोग अपनी जो राजधानी बनाए थे दिल्ली को बनाए थे। किसको बनाए थे? इसीलिए इसको कहा गया दिल्ली सल्तनत। समझ गए ना? अब देखिएगा, आज आप पढ़ेंगे बच्चों दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो पढ़ने जा रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत किसने दिया, जान लो इस प्रकार से मोहम्मद गौरी दिया, क्योंकि मोहम्मद गौरी से ही दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई। तो ध्यान समझिएगा, तो जो ये मोहम्मद गौरी है, इसका बहुत बड़ा रोल है। मोहम्मद गौरी से पूरी दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई थी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला, वो भी हम आपको बता देते हैं बच्चों। दिल्ली सल्तनत आपका चला 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला? 1206 से 1526 तक चला। समझ गए? बाबर जब मुगल वंश की स्थापना किया था तब तक चला था दिल्ली सल्तनत। समझ गए? बाबर 1526 से मुगल वंश बनाया था, स्थापना किया। 1206 से 1526 कितना लंबा काल चला इसका, यानी दिल्ली सल्तनत का। तो एक ही वंशों ने शासन थोड़ी किया था। दिल्ली सल्तनत कम से कम 5 वंश आते हैं जिन्होंने शासन किया था। देखिए 5 वंश। पहला जो वंश आता है बच्चों, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश आते हैं। तो पहला वंश का नाम है, यहाँ पे वंश लिख देते हैं, वंश बता देते हैं, देखो पहला वंश क्या था इसका। तो पहला वंश है बच्चों गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम। अब देख लीजिए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। पहले वंश का क्या नाम है? गुलाम वंश। दूसरा वंश है बच्चों आपका खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। ठीक। जो तीसरा वंश है बच्चों तुगलक वंश है। तीसरा वंश तुगलक वंश। चौथा जो वंश है सैयद वंश। ठीक है। और जो 5वां वंश है उसका क्या नाम है? लोधी वंश। क्या नाम है? लोधी। देख लीजिए, ये 5 वंश है बच्चों। कितने वंश हैं? 5 वंशों ने पूरा शासन किया है, तो इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। ठीक। अब 5 वंश, अब देखो 5 वंश हैं तो सबका डेट अलग अलग है। सभी लोग अलग अलग वंशों में, मतलब अलग अलग समय में अपना शासनकाल किए हैं। मतलब पूरा मिलाकर 1206 से 1526 ईस्वी तक पूरा दिल्ली सल्तनत चला। 1206 से 1526 तक इन 5 वंशों ने क्या किया? शासन किया। समझ गए कि नहीं? अब इन 5 वंशों में हम पहला वंश क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश। ठीक। तो आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा रैपिडली आपको नॉलेज दे दें कि इन सब के संस्थापक कौन है। उसके बाद तक पहला वंश स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश। समझ गए ना? तो हल्का समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे ये गुलाम वंश है तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? देखिए यहाँ लिखते हैं संस्थापक। मतलब इसकी स्थापना करने वाले कौन है? हल्का देख लीजिए। देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे पता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। सबका जान लीजिए। अभी हम ट्रिक भी बता देंगे, उस ट्रिक से आप याद भी कर लेंगे। ठीक ना? अभी तो ऐसे रनरेट भी देख लीजिए। खिलजी वंश के संस्थापक है बच्चों जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का नाम है। फिरोज शाह, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? ध्यान सुनिए। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक आते हैं। ये तुगलक वंश से हैं। गयासुद्दीन किस वंश के संस्थापक? तुगलक वंश से। ठीक। उसके बाद सैयद वंश के संस्थापक बच्चों आते हैं खिज्र खां आते हैं। खिज्र खां। ठीक। उसके बाद लोधी वंश के संस्थापक हैं बच्चों आपके बहलोल लोधी हैं। बहलोल। ये किस वंश के संस्थापक? लोधी वंश के। तो देखिए ये वंश है, इन वंशों के ये सब क्या है? संस्थापक है। क्लियर? गुलाम के कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक।
ये पूछता है पेपर, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इसको ऐसे को जलालुद्दीन खिलजी भी कह सकते हो, ठीक है। वो तो इसका पूरा नाम है इसलिए मैंने लिख दिया। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिलजी खान, लोधी वंश के बगलोर लोधी। तो ये इसके शासक, ये वंश है, ये इसके शासक का मतलब संस्थापक का नाम। उसके बाद अब हम लोग इसमें से इसका पहले ट्रिक देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। अब इतना हो सकता है शायद आपके दिमाग में इतना ना रहे, लेकिन इसको याद ट्रिक से कैसे करो तो उसको हम बताएं। ध्यान देखिए, ट्रिक देखिए कैसे याद आता है। अब इसमें पहले यही पढ़ाएंगे अभी गुलाम वंश, ठीक, थोड़ा ट्रिक देख लीजिए इसको याद करने का। तो इसका ट्रिक है बच्चों, इसका ट्रिक है काफी ज्यादा अच्छा है, आप ट्रिक से याद करेंगे बहुत अच्छे से याद होगा। इसका देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक याद करना। देखिए ट्रिक है बच्चों, गुलाब खिले, ध्यान देखना, गुलाब खिले तो सांस, तो सांस। इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये ट्रिक हम बता रहे हैं, ये रियलिटी नहीं कि गुलाब खिलेगा तब सांस लेने मर जाएगा आदमी, तो ये तो एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए अब गुलाब खिले तो सांस, तो इसका मतलब क्या है? देखिए बच्चों, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों गुलाम वंश। कौन सा वंश? ग से गुलाम वंश, ऐसे थोड़ा याद रहेगा। ग से गुलाम वंश, ख से क्या होगा? खिलजी, खिलजी वंश। त से क्या होगा? तुगलक, तुगलक। स से क्या होगा? सैयद। लो से क्या होगा? लोधी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर एकदम। तो ये ट्रिक है याद करने का, जो वंशों का ट्रिक है, आप इस टाइप से थोड़ा दिमाग में अच्छे से फिट कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो आपने वो पढ़ा कि पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, ऐसे सब पढ़ लिए, अब दिमाग में सब सेट्स रहते नहीं हैं, तो उसको सेट करने की जैसे ये ट्रिक पता है, इससे थोड़ा सा ट्रिक में जहाँ था से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश थोड़ा याद होगा, स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश, तो इस टाइप से याद हो जाता है, इसलिए ट्रिक बनाया जाता है। समझ गए कि नहीं? ये तो ट्रिक मान लो है आपका, ये वंशों का ट्रिक है, वंश का ट्रिक है याद करने का। अच्छा, इसके संस्थापक कैसे याद करोगे? तो संस्थापक याद करने का ट्रिक देखिए, याद करने का ट्रिक है बच्चों, ऐबक, ऐबक जल गया, जल गया खीबो, ये ट्रिक है याद करने। ऐबक जल गया खीबो, ऐबक जल गया खीबो कैसे याद करेंगे? देखिए इस ऐबक से क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक याद आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से? गुलाम वंश से, गुलाम वंश के संस्थापक हैं। ज से क्या होगा? जलालुद्दीन, ज से देखो किसी के बाप दादा का नाम ना हो, नहीं तो फौजी नाम पे लाठी उठा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो हमारा नाम ले रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो देखो इसके लास्ट में खिलजी लगा, ये क्या है? खिलजी वंश के संस्थापक है। अच्छा, ग से क्या है? गयासुद्दीन, ग से गयासुद्दीन ना, ग से गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक हैं। उसके बाद ख से क्या है? ख से खिज खान, खिज खान, खिज खान जो है किस वंश के संस्थापक है? सैयद वंश के। ये ब से क्या है? बगलोर लोधी, बगलोर लोधी, यहाँ का लगा दोगे क्या हो जाएगा? बगलोर लोधी, समझ गए ना? तो ये बगलोर लोधी लोधी वंश के संस्थापक है। तो देखिए ये जो ऐबक जल गया खीबो, ये जो ट्रिक है किसका ट्रिक है? ये जो ट्रिक है ये इसके संस्थापक का ट्रिक है। ये जो ऊपर वाला ट्रिक मैंने बना गुलाब खिले तो सांस, ये किसका ट्रिक है? आपका वंशों का ट्रिक है। समझ गए? तो इस टाइप से आप याद नहीं कर सकते, कोई समस्या, ऐसे दिमाग में रखो, गुलाब खिले तो सांस लो, ऐबक जल गया खीबो, बस हो गया, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, इसमें पहला डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश के बारे में, ठीक। अब देखेंगे गुलाम वंश है क्या, बहुत इसकी लंबी कहानी गुलाम वंश की, तब एक एक करके क्रमशः देखेंगे। तो पहले गुलाम वंश पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे? खिलजी, फिर उसके बाद फिर लास्ट में लोधी वंश। समझ गए कि नहीं? तो अब स्टार्ट करते हैं ठीक करके, ध्यान समझ। वीडियो सबको हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाकर के देख सकते हैं, जितनी बार मौका उतनी बार आप सब देखिएगा। ध्यान समझ देखिए। अब देखिए बच्चों, ये मोहम्मद देखिए, अब देखिए अब क्या आता है? पढ़ना आपकी डायनेस्टी स्टार्ट की गुलाम, गुलाम, गुलाम पहले डायनेस्टी समझिए। देखिए गुलाम वंश क्या है, ध्यान सुनिएगा। देखिए गुलाम वंश कब से कब तक चला, पहला पॉइंट आता है, कब से कब तक?
तो देखिए वो जो गुलाम वंश चला है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। अब सब लोग यहाँ की ओर फोकस कीजिए एकदम अच्छे से, ठीक। गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला, ठीक। अब ध्यान से ये समझना इसके संस्थापक कौन थे, मैंने अभी अभी बताया। अब संस्थापक तो एकदम याद ही हो गया होगा कुछ। संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन इसके संस्थापक थे, ठीक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे गुलाम वंश के। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या काम किया था वो सब तो बता ही दिए हैं। अब जरूरी नहीं कि बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक के ही बारे में बताएं, कल पूरा बताया था कि एक्सप्लेन से कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या किया था। लाजपत से कहते हैं, हातिम इसको कहते हैं। उसके बाद इसने बहुत सारा अच्छा काम किया, ठीक। गरीबों का मसीहा एक प्रकार से जान लीजिए था, ठीक। ये सब तो जान ही गए इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गया, समझ गए ना। 1210 में इसकी मृत्यु हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये सब आपको पता चल गया। अब आपको बताते हैं इसके बाद इसका बेटा अगला जो शासक है, अगला शासक कौन होगा, नेक्स्ट शासक। तो गुलाम वंश का जो अगला, अच्छा एक चीज जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी कहाँ बनाया था उसको जान लीजिए, ध्यान सुनिए, इसको जानना जरूरी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी कहाँ बनाया था? राजधानी इसने जो इसकी राजधानी बनाया था वो लाहौर को बनाया था। कहाँ बनाया था? इसने राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को बनाया था। तभी तो पाकिस्तान के लाहौर में पोलो खेल रहा था ना, वहीं डेथ हुआ था ना। तो लाहौर को इसने राजधानी बनाया। बाद में चल करके अगला जो इसका जो बेटा था, इसके बेटे क्या नाम था? आराम शाह, खूब आराम किया। तो इसके देखिए आप जो शासक लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो इसके बेटे का क्या नाम था? अगला शासक कौन था? आराम शाह। तो 1210 में जिसका डेथ हो गया ऐबक का, इसके बाद आराम शाह शासक बना। आराम शाह खूब आराम किया, योग्य शासक था नहीं। ये बहुत ही मतलब जो है बहुत ही मतलब रंगीले टाइप का थे। तो बाद में जाकर इल्तुतमिश, देखिए एक चीज जानते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे पता है? मोहम्मद गौरी के ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम थे उसका नाम था इल्तुतमिश, इसका गुलाम था। तो इल्तुतमिश क्या किया, इसको चाकू से मार से इसकी हत्या कर दिया। आराम शाह को मार करके अगला शासक कौन बन गया? अगला शासक जो बना इल्तुतमिश बना। कौन बना? इल्तुतमिश, ठीक। अब अगला शासक देखो बन गया इल्तुतमिश। आराम शाह मर गए, अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। अब देखिए इल्तुतमिश जब शासक बना तो इसका जो शासन काल रहा बच्चों, इसे बता दें, इसका 1211 से और 1236 तक, 1211 से 1236 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। किसका? इल्तुतमिश का। ध्यान समझिए। अब देखिए तो इल्तुतमिश ने किया क्या क्या। तो पहले आप ये समझिए इल्तुतमिश किस वंश का था, ध्यान सुनिएगा। यह जो इल्तुतमिश था बच्चों, इल्तुतमिश जो है इलवरी वंश का था। किस वंश का? इलवरी वंश का था। अब ये वंश का था तो अब किस वंश का है? अब गुलाम वंश का आ गया। ये इलवरी वंश का था इल्तुतमिश, अब गुलाम वंश का हो चुका है, ठीक है। क्योंकि गुलाम वंश के तहत क्या करा? शासन करता है। उसके बाद फिर इसने क्या काम किया, जो अगला इसने काम किया, इसके बाद का जो इसका नेक्स्ट काम है इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश ने और भी क्या काम किया। तो एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, इल्तुतमिश ने जो राजधानी बनाया गुलाम वंश की, इसने राजधानी कहाँ बनाया पता है? इल्तुतमिश ने जो राजधानी बनाया दिल्ली को बनाया था। किसको बनाया? इल्तुतमिश ने राजधानी किसको बनाया? इल्तुतमिश ने जो राजधानी बनाया किसे बनाया? दिल्ली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया। उसके बाद फिर ये इस इल्तुतमिश ने उसके बाद अगला काम क्या किया? इल्तुतमिश ने बच्चों देखिए दिल्ली को राजधानी बनाया। उसके बाद जो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन पीसीएस ने पूछा था, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश। गुलामों का पीसीएस, हाँ, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यानी इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम। अच्छा, गुलाम क्यों कहते हैं पता है? देखिए इल्तुतमिश, हाँ, इल्तुतमिश क्या था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे मतलब इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम कहा गया। उसके बाद जो अगला था इल्तुतमिश ने और भी बहुत सारा काम किया। जैसे इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाया था। क्या चलाया था? इक्ता प्रथा चलाया था। इक्ता प्रथा। इल्तुतमिश ने कौन सा प्रथा चलाया? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा क्या होता है? ध्यान सुनो। जैसे सामंतवादी का नाम सुने होंगे। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब ये होता है बच्चों, इसके पहले सामंतवादी व्यवस्था था, तो इसका मतलब ये होता है सामंतवादी मतलब कि
जैसे जैसे कोई राजा है, उसका साम्राज्य, उसमें लोग जो है काम करते हैं, कामगार हैं, कोई मजदूर है, कोई उसमें जो है सैनिक है, ऐसे ऐसे उसमें सबका पद दिया गया रहता है। तो जो वहाँ पे जो कर्मचारी जो काम कर रहे होते हैं उनको पैसा ना देकर के उसके बदले जमीन दिया जाता था, उसे सामंतवादी व्यवस्था कहा गया। तो वही सामंतवादी व्यवस्था जैसा प्रथा इक्ता प्रथा था। क्या था? इक्ता प्रथा। इसमें भी पैसा नहीं देता था, इसमें जो कर्मचारी काम करते थे उसके बदले उसको जमीन देता था, भूमि दान था, मतलब भूमि देता था, न कि उसको वेतन देता था। समझ के? पैसा नहीं देता था, उसके बदले जमीन दिया जाता था। इसे कहा गया इक्ता प्रथा। उसके बाद इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने एक जो है तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया जिसे कहा गया चालीसा दल। क्या कहा गया? चालीसा दल। तो इल्तुतमिश ने क्या बनाया? चालीसा दल बनाया। चालीसा दल का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है बच्चों, इसमें 40 तुर्क सरदारों का समूह था। तुर्क सरदारों, 40 तुर्क सरदारों का समूह। देखिए 40 तुर्क सरदारों के समूह क्या कहते हैं? चालीसा दल। क्या कहते हैं? चालीसा दल। तो इल्तुतमिश ने कौन सा दल बनाया? चालीसा दल बनाया। समझ गए? उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया? इसने इस्लामिक मकबरा बनवाया। क्या बनवाया? इसने जो है इस्लामिक मकबरा बनवाया। इसने इस्लामिक मकबरा बनवाया। ठीक, इल्तुतमिश ने इस्लामिक मकबरा बनवाया। और भी क्या क्या चीजें इल्तुतमिश ने किया? बहुत सारा काम इल्तुतमिश ने किया। यानी कि इल्तुतमिश को एक चीज और भी कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक? रीजन भी है, क्योंकि देखिए हम बता दें, जैसे इसके पहले भी बताए हुए थे, सबको पता होगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह शासक भले था, लेकिन उसने ईरान के खलीफा से खिल्लत की उपाधि नहीं लिया था, इसलिए उसको राजा की मान्यता नहीं मिला। शासक तो था, ये राजा तो था, लेकिन मान्यता नहीं मिला था ना। इसने क्या किया? इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ईरान के खलीफा से खिल्लत की उपाधि लिया था। तो ये भी इसके बारे में जानते रहो। यहाँ पे इसके बारे में बता देते हैं। ये सब तो प्रथा इसके बारे में समझ में आ गई क्या? ठीक ना? यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इसने क्या किया था? इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं? गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक, अच्छा क्यों माना जाता है वो भी जान लो। क्योंकि इसने क्या किया था? इसने खलीफा से खिल्लत की उपाधि दिया। खिल्लत की उपाधि दिया। खिल्लत का मतलब होता है राजा की उपाधि। क्या किया था? इसने लिया था। खलीफा कहाँ थे उस समय? ईरान के थे। ईरान के खलीफा से खिल्लत की उपाधि लिए थे, इसलिए इसे वास्तविक राजा माना गया। तो ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। इलवरी वंश का था। बहुत सारे देखिए इसने चालीसा दल बनाया। इसे गुलामों का गुलाम, ये एकदम अच्छे से याद करना। इसे यानी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि समझ के गुलाम इक्ता प्रथा चलाया। इक्ता प्रथा सामंतवादी प्रथा जैसा था। तो ये सब व्यवस्थाएं किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ठीक, अब इल्तुतमिश के बारे में एक चीज और भी बता दें कि इल्तुतमिश का बाद में देखिए इल्तुतमिश ने एक युद्ध भी लड़ा था। एक युद्ध, तो आप सभी लोगों को पता है कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। उसमें कुछ गुलाम जो घुसियाए थे एकदम तरीके से, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को खुद देते हैं, वो थोड़ा सा चालाक बन गया, इन लोगों को भड़का दिया। तो उसमें से एक बख्तियार खिलजी था, मान लो सेनापति बन गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान पूरा प्रदेश मिला। उसमें एक यादव था, एक उबासा था। यादव से एकदम गुस्साया था, कहा कि नहीं अब हम बताते हैं, अब हम भी कुछ उल्टा पलटा काम करेंगे तभी कुछ मिलेगा। ये जब उल्टा पलटा काम किया तो उस समय जो शासक थे इल्तुतमिश थे, तो इल्तुतमिश से ये युद्ध लड़ा था। अभी बता रहे कौन से युद्ध लड़ा, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा। यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ठीक, अब तो इल्तुतमिश का क्रम चलने लगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं विदेश में। तो अब देखिए, अब उसके बाद जो इल्तुतमिश से जो युद्ध हुआ उसे भी हम लोग कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगला जो स्टेप है इल्तुतमिश का। तो इसने क्या किया कि यादोज ने, देखिए यादोज ने इल्तुतमिश से युद्ध लड़ा। कौन से युद्ध लड़ा था? तो ये भी जान लो बच्चों, 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तराइन का
तराइन का कई युद्ध पड़े, तो जो तीसरा है तराइन का थर्ड युद्ध लड़ा था, तराइन का थर्ड युद्ध। तो 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। तराइन कहाँ पड़ता है? हरियाणा का एक जिला है, तो तराइन में ही पड़ता है। तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा, किसके किसके बीच हुआ तराइन का तीसरा युद्ध? तो हुआ था बच्चों यादव और किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश के बीच हुआ। यादव जब इल्तुतमिश के बीच में तराइन का क्या हुआ? तीसरा युद्ध हुआ। उस तराइन के तीसरे युद्ध में ये गए काम से निपट चुके हैं, जीत गया। इनको मारा विद्रोह पकड़ यादव को, याद समझ गए? तो यादव कहने मतलब हार गए, कौन जीता? इल्तुतमिश जीत गया। तो इसके समय में इसने जो है अपने समय में तराइन का तीसरा युद्ध भी लड़ा, कोई दिक्कत। उसके बाद जो इल्तुतमिश के बारे में अगर अगला आप चीज देखना चाहते हैं तो इल्तुतमिश क्या हुआ था, लास्ट में जाकर के इल्तुतमिश की मृत्यु हो गया था 1236 ईस्वी में। ध्यान सुनिएगा, 1236 में इल्तुतमिश की जो इसकी मृत्यु कब हुआ था? इल्तुतमिश की देख लेते हैं 1236। इल्तुतमिश का हमारा 1236 ईस्वी में इसकी क्या हो गया? डेथ हो गया। अच्छा, इल्तुतमिश के दो संतान थे। कितने संतान? दो। इसका एक बेटा था और एक बेटी भी थी, समझ गए? तो बेटा इसका था रुकनुद्दीन और जो बेटी थी उसके बेटी का जो नाम था रजिया था, ठीक ना? अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे जैसे कुछ चीज हम बोलते हैं तुम लोग सोचते हो सर अपने मन से, कभी ऐसा नहीं। आपको अगर बिलीव ना हो ना, आप जाकर के उस पे गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा एकदम क्लियर ही दिखाएगा। जो वास्तविक रहता है थोड़ा उसको हम अच्छे से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझ के? अब ऐसा नहीं कि ये क्या ये क्या, तो आपको थोड़ा सा हम स्टाइल बताते हैं, आपको याद भी हो जाता है, थोड़ा कहानी की तरफ फील होता है। इसमें देखिए, इसमें एक देखो, इसमें स्टेप टू स्टेप हम बताते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद हो। कोई चीज अब लिंक से पढ़ोगे ना तो याद हो। अभी ऐसे पढ़े गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर खिलजी वंश के पढ़ लिए, तो आप लिंक वाइज नहीं पढ़ोगे, फिर कुछ दिन बाद भूल जाओ। तो थोड़ा सा एक तरीका होता है, उससे समझ में आता है कुछ। तो देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में। इसके दो संतान थी, कौन कौन सा? इसके बेटे का नाम था, इसका जो बेटा था उसका नाम था रुकनुद्दीन। समझिए, इसके बेटे का क्या नाम था? रुकनुद्दीन। इसकी जो बेटी थी उसका क्या नाम था? इसकी बेटी का नाम था रजिया। क्या नाम था? रजिया। इसकी बेटी का क्या नाम था? रजिया, ठीक। तो इसकी बेटी का नाम था रजिया, इसके बेटे का नाम था रुकनुद्दीन। देखिए, इसका जो बेटा था ये बहुत अयोग्य था। अयोग्य का मतलब है कि ये अपने बेटे को शासक, मतलब इसका बेटा शासक नहीं बना था। तो इन दोनों में योग्यता अगर देखा जाए तो रजिया थे, इसके पास जो है योग्यता अधिक थी, मतलब रुकनुद्दीन से ज़्यादा बुद्धिमान, थोड़ा चालाक टाइप की, और मतलब कि इससे ज़्यादा मतलब ठीक ठाक तरीके से कौन थी? रजिया थी। इसीलिए रजिया क्या बनी पता है? अगला मतलब इल्तुतमिश के मरने के बाद अगला जो शासिका बनी वो रजिया। देखो, ये महिला थी तो इसीलिए इसको शासिका कहा जाता है, पुरुष होता शासक कहते हैं, इसीलिए अगला शासिका कौन बनी? रजिया बनी। अब देखिएगा तो रजिया, अब रजिया के बारे में आप पढ़ेंगे, ये लोगों का कहानी तो धीरे खत्म हो गया, अब रजिया के बारे में देखिए। तो अब रजिया ने देखिए क्या क्या किया था, कैसे शासन चलाया। अच्छा, तुम लोग हिस्ट्री में कहीं पढ़े होंगे कि मतलब कि गुलाम वंश की जो पहली मुस्लिम महिला जो शासिका बनी थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। पढ़े होते हैं? रजिया सुल्तान। कोई कहीं देखना होगा, ठीक है, नहीं देखो तो यहाँ तो आप देखोगे। ये आपका देखिए गुलाम वंश चल ही रहा है, गुलाम वंश। इस गुलाम वंश में आप कौन सा शासक आप पढ़ने जा रहे हैं? शासिका रजिया के बारे में। किसके बारे में? कई शासक आप पढ़े गुलाम वंश में। पहला कौन पढ़े? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम किया मारे चाकू से, कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आ गए? रजिया आ गई। रजिया किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी है। अब रजिया के बारे में पढ़िए। तो देखिए रजिया ने क्या किया था, इसने जो है, ध्यान सुनिएगा, देखिए जब शासिका बनी तो रजिया के शासिका बनने का 40 तुर्क सरदार जो थे, जो इल्तुतमिश बनाया था ना, 40 तुर्क सरदारों का समूह बनाया था ना, वो रजिया जो है पहले देखिए, महिलाओं में एक अलग टेंडेंसी होती है। जैसे महिला जो है किसी की बात जल्दी मानती होती नहीं है, मतलब उनके दिमाग में अगर जो एक बार आ गया हाँ ये सही है तो ठीक मानेंगे। अदर लोगों पर, और इन लोगों में एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होता है। और रजिया वो भी ये उस समय क्या थी? शासिका थी, सबसे अच्छे, मतलब एक प्रकार से राजा थी वो, सोचिए। तो मतलब कि उसकी एक अलग ही महत्ता थी, समझ गए ना? तो मैं बता दूं, रजिया जब शासिका बनी थी तो ये अपने सामने किसी गिनती नहीं करती, गिनती मतलब अपने सामने किसी को मतलब वही तवज्जो बहुत ज़्यादा नहीं देती थी। तो इसके दरबार में 40 तुर्क सरदार थे, उन 40 तुर्क सरदारों को इल्तुतमिश बनाया था, मतलब गठित किया था। तो 40 तुर्क सरदार कहें कि यार हम लोगों की कोई बात रजिया मनबे नहीं करती हैं, अपने मनमानी करती हैं,
यार मतलब इसको इनको तो मतलब राजा इनको शासिका नहीं मतलब बनने लायक है, मतलब इसको राजा बनाने लायक नहीं है। मतलब राजा के रूप में मतलब इसके पिता के स्थान पे जो इसने शासन भार संभाला है ये उसके लायक नहीं है, इसको हटाओ या किसी प्रकार से, ये हम लोग को पति नहीं मानती है। तो कुछ जो है इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना लगे। अच्छा रजिया के बारे में बता दें, रजिया जब शासिका बनी थी किस सन बनी थी, क्वेश्चन कहीं कहीं पूछता है तो जान लो, जब इसके पिता मरे थे, इसके पिता कब मरे 1236 में। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों 1236 ईस्वी में रजिया शासिका बनी थी। रजिया क्या बनी थी? शासिका बनी, ये सब जानते हो ना शासिका। तो ये क्वेश्चन कहीं के पूछ लिए जाते हैं कि रजिया शासिका कब बनी? 1236 में पिता मरे, उसके बाद शासिका ये बन गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि चारित्रिक सरदारों ने कहा कि ये शासिका बनने लायक नहीं, इसको हटाओ किसी भी प्रकार से। तो ये लोग ऐसा सोचने लगे, तो ये लोग रजिया को कुछ न कुछ प्रस्ताव देते, रजिया उसको अस्वीकार करते। ये लोग और गर्मा जाते थे, गुस्से में आ जाते थे कि नहीं मानते। उसके बाद इन लोगों ने एक योजना बनाया कि कैसे इसको हटाया जाए रजिया को। तो जब इन लोगों ने एक योजना बनाया तो उस समय बता दें कि रजिया ने जो है अपना एक सलाहकार नियुक्त किया। रजिया ने क्या किया? अपना एक सलाहकार नियुक्त किया। तो इसने अपना जो सलाहकार बनाया था, रजिया ने सलाहकार जो बनाया था वो बनाया था मलिक याकूत को। किसको बनाया था? मलिक याकूत, ठीक ना। मलिक याकूत को इसने अपना क्या बनाया था? सलाहकार बनाया था। तो जब इसने मलिक याकूत को अपना सलाहकार बनाया रजिया ने, तो 40 तुर्क सरदारों ने अफवाह उड़ा दिया। 40 तुर्क सरदारों ने कहा कि रजिया को मलिक याकूत से प्रेम हो गया है, इसीलिए इसने जो है उसको क्या बनाया? अपना शासिका। इसीलिए उसने जो है रजिया ने याकूत को अपना सलाहकार बनाया है। तो सब लोगों ने जो है अफवाह फैला दिया कि रजिया को प्रेम किससे हो गया है? रजिया को लव हो गया किससे? मलिक याकूत से लव हो गया। उसके बाद पूरे एकदम अफवाह फैल गया पूरी तरीके से, सबने रजिया को इससे हो गया और ये तो शासिका है जो कैसे उससे सलाहकार से कैसे उसको प्रेम हो गया। ऐसे लोग अफवाह फैला दिए। चारित्रिक सरदार सोचे अफवाह फैला के इसको हटाओ किसी प्रकार से। अच्छा अफवाह फैला दिए। बाद में क्या हुआ? बाद में जो है कि अच्छा रजिया के कान तक जब ये बात पहुंचे ना, रजिया उसको खारिज कर दी। रजिया कहता है इस चीज़ को, हम इस चीज़ को थोड़ी मानते। अरे ये कौन सा, हम सलाहकार, हम चाहे जिसको सलाहकार बना सकते हैं, ये कौन होता है कहने वाला कि हम इसको सलाहकार बनाएं? किसी कहने बनाएं क्या? तो जो नाखुश से नाखुश रहे, मतलब जो हमसे खुश नहीं हो मत खुश रहे, भाड़ में जाए, जो है हम जिसको चाहेंगे उसी को बनाएंगे। महिलाओं में गजब की होती है। आप देखिए कि एक अच्छे लेवल की जो हुई है IPS देखिए, जो लेडीज यूनियन हुई, भाई साहब एक अलग दबंगे उन लोगों का। दबंगे मतलब एक अलग उनका रहता है। कहीं अगर बता दे आपकी इंडिया में अगर करेक्शन रोकना है भ्रष्टाचार, तो महिलाओं को अच्छे पद पे ला दो। महिला बहुत कम भ्रष्टाचार, मतलब महिलाएं जो होती है ना वो भ्रष्टाचार बहुत कम होने देती है। मतलब आप देखिए, अगर आप पुरुष हो, आप महिला को सामने मतलब फेस टू फेस आप उनको मतलब कोई भी चीज़ मतलब या उनको पहली बार इशारा नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये, आप उनको जो है फेस टू फेस किसी के सामने आप उनको इशारा नहीं कर सकते, या कुछ मतलब उनको कोई चीज़ आप दे नहीं सकते। कोई चीज़ देने मतलब ये है, जैसे सपोज करो उनको इलीगल तरीके से कोई पैसा वैसा आप नहीं दे सकते, तो ये सब तो आप काम नहीं कर सकते उनके सामने। तो महिलाओं से बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं। तो महिला अगर IAS है, IPS है, लेडीज में IAS IPS जो बनते हैं, मतलब अच्छे पद पे गए, तो वहाँ हाँ वहाँ करप्शन बहुत कम होता है। और महिलाएं जो है ना कोई भी काम होगा ना तो उसको बहुत अच्छे से कराती हैं। महिला जो है कोई भी काम बहुत अच्छे से कराएं। अब वो अलग बात है, कोई महिला बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही हैं तो अलग बात है। देखिए 100 में क्लियर थोड़ी कि हर जगह 100% एकदम प्योर हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ ज़्यादातर संभावना ऐसा देखा गया महिला जिस पद पर आती है वहाँ करप्शन बहुत, वहाँ जो करप्शन है बहुत कम होता है। पुरुष जो है जिस स्तर पर आते हैं, मतलब जिस पद पर आते हैं, वहाँ करप्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अधिक बड़े स्तर पे ज़्यादातर पुरुष से मतलब वहाँ पे हर काम करते हैं, जाते हैं, आने जाने काम करते हैं। तो पुरुष से तो थोड़ा सा करप्शन का जो चांसेस जो ज़्यादा कुछ बढ़ जाते हैं, समझ गए। हालांकि पुरुष ऐसा मतलब हर जगह सब वैसे थोड़ी होते, सब करप्शन ही कराते, लेकिन पुरुषों में देखा गया कि अच्छे पद पर रहने के बावजूद लोग थोड़ा सा करप्शन ज़्यादा इनके समय में रहता है, लेकिन महिलाएं जब रहती हैं तो करप्शन कम रहता है। ध्यान सुनिए, देखिए तो सलाहकार किसको बना? मलिक याकूत को बनाया, अफवाह फैल गया। उसके बाद 40 दल के जो लोग थे, इन लोगों ने सोचा इसको कैसे हम हटाएं। तो 40 जो दल के जो लोग थे, एक था उस समय मलिक अल-दुनिया नाम का एक था उसमें। तो मलिक अल-दुनिया को 40 दल वालों ने चढ़ा दिया इसके खिलाफ। किसके खिलाफ?
इसके रजिया के खिलाफ कि काम करो, तुम कह दो ना कि राजा हम बनेंगे और उसी में युद्ध होगा, मारपीट होगा, उसी में देखा जाएगा जो है हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं, हम लोग मिल करके मारेंगे रजिया को, मार करके इसको हटा देंगे, फिर अगला राजा तुम्हें बना देंगे। अच्छा, मलिक अल-तुनिया को इन्हें 40 दल वाले चढ़ा दिए। तो जब इन्हें चढ़ाए मलिक अल-तुनिया को तो मलिक अल-तुनिया चढ़ के मलिक अल-तुनिया कहा अगले दिन कहा कि अब से अगला राजा हम बनेंगे, उद्घोष कर दिया अगला राजा हम बनेंगे। ये बात पहुंचा रजिया तक, रजिया सुल्तान तक ये बात पहुंचा। तो रजिया सुल्तान ने कहा अगला राजा तुम बनोगे, इसने कहा अगला राजा तुम बनोगे, देखने लायक अगला राजा बने। उसके बाद कहा कि उसके बाद वो गुस्से में आ गया, उसने कहा चलो तो फिर देख लेते युद्ध पे है, फिर देख लेते हैं। तो रजिया सुल्तान ने कहा कि ठीक है, उसमें क्या दिक्कत, तुमसे हम युद्ध भी करेंगे और फिर उसके बाद जो जीतेगा फिर देखा जाएगा जो है। उसके बाद फिर ये बात इसको पता चला मलिक याकूत को, तो ये इसका सलाहकार था। मलिक याकूत ने रजिया को समझाया। मलिक याकूत ने कहा देखो रजिया, इस समय जो है जो 40 दल के जो लोग हैं ना तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तुम युद्ध किसी से मत करो, युद्ध करोगे झूठे अपने मतलब आपका तुम्हारा ही साम्राज्य जो है चौपट होगा। उनका क्या करना है, वो लोग चाह रहे हैं कि तुम मतलब गद्दी से हट जाओ। तो रजिया देखो महिलाओं की एक अलग टेंडेंसी है, ये लोग किसी बात मानते, अगर इनके दिमाग चढ़ गए ये करना है बस करना है, बस करके दिखा दें। तो ये जो है रजिया इसकी बात नहीं मानी, सुन ली लेकिन मानी नहीं अंदर से। उसने अटैक कर दिया किस पे, मलिक अल-तुनिया पे। मलिक अल-तुनिया पर रजिया ने आक्रमण कर दिया और दोनों घमासान युद्ध हुआ। बता दें उस तरफ अच्छा इधर 40 दल वाले थे, इन्होंने थोड़ा सा बल लगा दिए किसके तरफ से, अल-तुनिया की तरफ से, और फिर इससे हो गया जो है रजिया से युद्ध हुआ। तो रजिया बाद में जाकर हारने लगी बीच युद्ध में। जब रजिया हारने लगी पूरी तरीके से, जब देख ली रजिया हम आप हार जाएंगे, तो रजिया ने इसको ऑफर दिए, किसको, मलिक अल-तुनिया को ऑफर दिया कि ए मलिक अल-तुनिया, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। मलिक अल-तुनिया ने कहा अरे वाह, अब तक हम राजा बनना चाह रहे थे, अब तो सच में हम राजा बन जाएंगे। मलिक अल-तुनिया खुश हो गया। मलिक अल-तुनिया ने कहा वाह, ये तो मेरा क्लेश कट गया, बाहर में जाओ 40 दल वाले, भड़ो भड़ो, अब हमारा अवसर अलग हो गया, शादी कर लिया जाएगा। कितने रजिया शादी कर ली और ये 40 दल वाले और भड़क गए। 40 दल वाले का हरामखोर कहीं कि तुम इतने बड़े कमीने हो सकते, मैं जान नहीं रहा था तुमको, अगर ऐसा हो तो मैं तुमको भेजता नहीं। बताओ तुमको हम भेजे युद्ध करने के, तुम गए शादी कर लिया, इतना राजा है यहाँ पे, शादी कर ले, उसी से पहले शादी हो जा रहा है। तो शादी उससे हो गया। अब कुछ 40 दल वाले एकदम गुस्से में आ गए कि इसको तो नहीं छोड़ना जो है, ये बहुत जान लो अलग थलग निकला हम लोगों से। उसके बाद क्या हुआ कि 40 दल वाले सोचे यार क्या करें, कैसे करें कि इस रजिया को किसी प्रकार मारना है। फिर 40 दल वाले एक और टेक्निक लगाया। 40 दल वाले सोचे एक काम करते यार, इसको डाकुओं से मरवा देते हैं। किसको, रजिया को किससे मरवाते हैं, डाकुओं से। वो रजिया का पूरा नाम कहा जाता है रजिया सुल्तान, ठीक ना। तो रजिया सुल्तान को डाकुओं से मरवा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया 1240 ईस्वी में। इन्होंने पूरा 40 दल वाले प्लानिंग बनाया डाकू वाला। तो इन्होंने कुछ डाकू से बातचीत की, कहे कि देखो रजिया को इन्होंने को दिए हुए कि रजिया को तुमको मारना है चाहे जैसे। डाकू ने कहा ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, आप प्लेस बताइए कहाँ से उसका आना जाना रहता है, वहाँ शूट करते उसको मारते हैं वहाँ पे। तो देखो उस समय था हरियाणा के एक जगह है कैथल, हरियाणा की एक जगह क्या है कैथल। तो उस समय हरियाणा का एक जगह है कैथल, वहाँ से होते हुए ये रजिया आ रहे थे। तो वहीं कुछ डाकू इकट्ठा होकर के उसको रोक दिए, रजिया को षड्यंत्र बना था। तो वहीं रजिया को रोके और रोक करके रजिया को बता दे, गुंडे उसको घेर लिए रजिया को चारों तरफ से। तो कब घेरे होगी जान लो, 1240 में, 1240 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में डाकुओं ने तो 1240 ईस्वी में डाकुओं ने रजिया को चारों तरफ से घेर लिया। तो एक चीज कहा जाता है, तुमने कहीं कि सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई, ऐसा सुना हो कि नहीं। तो 1240 ईस्वी में रजिया को चारों तरफ गुंडों ने क्या किया, घेर लिया और घेर करके चाकू से उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो रजिया की हत्या किसने किया, डाकुओं ने किया। किसने करवाया, 40 दल वालों ने करवाया। कब किया गया, 1240 में। 1240 ईस्वी में डाकुओं ने रजिया की क्या कर दिया, रजिया की हत्या कर दिया, ठीक ना। तो समझ लीजिए 1240 में डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। किसने करवाया था, 40 दल के लोगों ने करवाया था, ठीक। 1240 में रजिया का भी काम खत्म, तमाम हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ,
अब देखिए रजिया की डेथ के बाद, जब रजिया की मृत्यु हो गया, इसके मरने के बाद जो अब तो कोई ना कोई अगला शासक बनेगा, तो जो अगला शासक बना उसका नाम था जो बहराम शाह। क्या नाम था? बहराम। तो जो अगला शासक बन रहा है अब उसका नाम देखो है बहराम। गुलाम उसका अगला शासक कौन होगा? बहराम शाह। गुलाम उसका अगला शासक कौन बना? बहराम शाह। अब जो बहराम शाह ने क्या किया, देखिए बहराम शाह का जो शासन काल चला था बच्चों, इसका जान लीजिए कि 1240 में रजिया मरी थी, तो 1240 से 1242 तक किसका शासन चला? बहराम शाह का शासन चला। ठीक, तो 2 साल केवल शासन किया और ये अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? एक मतलब कि अयोग्य शासक था। अयोग्य, ये कैसा शासक था? अयोग्य शासक। अयोग्य का मतलब कि बहुत योग्य नहीं था। 2 साल शासन किए तो जाने रहे कितने योग्य रहे होंगे। 2 साल में कोई मार मुर के हटाया इसको, समझ गया? तो ये अयोग्य शासक था। 2 साल बाद इनका काम खत्म हो गया। तो इनके मरने के बाद सुनिए, बहराम शाह के मरने के बाद जो अगला शासक बना उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम था? अब इसमें इसी शासक देखो धीरे धीरे आते चले जा रहा है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह अगला शासक बना, ध्यान सुनिएगा। अलाउद्दीन मसूद शाह के ऊपर से स्टार्ट करें, ठीक है? ध्यान देखिए जाइए, ये सब समझ में आ रहा है अच्छे से? किसी कोई डाउट नहीं है? जहाँ समस्या हो वहाँ बताते रहिएगा, ठीक है? जहाँ आपको कोई समस्या होगा, जैसे समझने में कोई दिक्कत हो बताइए। अगला शासक कौन बना? तो अगला शासक बना बच्चों अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद ये अगला। तो ये कब से कब तक शासन किया? तो देखो 1242 से 1240 से 42 2 साल शासन किया। ये 4 साल शासन किया था। कहां से कहां तक? 1242 से 1246 तक। 1200 यहाँ तक इसने शासन किया अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, मतलब 4 साल इसने भी शासन किया। देखो 4 साल में ये भी बहुत योग्य थोड़ी थे, 4 साल शासन किए जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे। इनको क्या हुआ पता है? बाद में जाकर देखिए, बाद में जाकर के एक, ध्यान सुनिए, एक ईरान का मतलब एक ईरानी शासक था जिसका नाम था, मतलब ईरान में पहले वो शासक था, फिर बाद में शासक नहीं था। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था जो बलबन। क्या नाम था? बलबन। और इन्हीं के क्रम में एक आगे लगे थे, उनका नाम था नसीरुद्दीन शाह। यहाँ देख रहे हैं, अभी इसके बारे में बता रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह। इनका नसीरुद्दीन शाह का कहना था हमें किसी भी प्रकार, ध्यान सुनिए, हमें किसी भी प्रकार गुलाम वंश का अगला शासक हमें ही बनना है, किसी भी प्रकार। इनका कहना ये था। इनका कहना था इस मसूद शाह को जैसे बने, देखो सभी एक दूसरे की मारी करके बन रहे हैं। कौन हटना चाहते थे? कौन आयात करना शुरू के दिल्ली गद्दी बैठे, सब मतलब मिला उनको पूरी सुविधा, मौज मस्ती करना स्टार्ट किए। कोई गद्दी छोड़ना चाहता, आराम में गद्दी क्यों छोड़े? ऐश की जिंदगी है तो गद्दी क्यों छोड़े? बिना मरे थोड़ी कोई छोड़ेगा। तो मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह का कारण था हमें किसी भी प्रकार अगला शासक गुलाम का हमें ही बनना है। तो ये बनेंगे कैसे? आप सुनिए, तो इनके एक साथ का था बलबन। इन्होंने बलबन से कहा है बलबन एक काम तुम करते हैं, किसी भी प्रकार इसको ना हटा देते और हम किसी प्रकार शासक बन जाते। उसके बाद हमारे शासक बनने के बाद अगला सलाहकार तुमको हम ही बनाएंगे और तुमको 40 दल में जगह दिला देंगे। बलबन की बड़ी मंशा थी 40 दल में जगह पाने की। 40 दल जान रहे हो ना, अभी कितनी बार नाम दिया उसका? 40 दल तो मरवाए रहे को, समझ गए? तो बलबन की बड़ी मंशा थी 40 दल में क्या पाने की? जगह पाने, मतलब 40 दल में हमारा जगह हो, तुर्क सरदारों के साथ हम उठे बैठे, इसकी बड़ी मंशा थी बलबन की। तो बलबन सोच रहा था, तो बलबन सोचा कि 40 दल में तभी एंट्री पाएंगे ये जब मेरे साथ का रहने वाला ये जब शासक बनेगा, समझ गए? मतलब ये उसका घनिष्ठ मित्र था, इसीलिए सोच रहा था ना कि जब ये शासक बनेंगे तो ये हमको क्या बनाएंगे? 40 दल में जगह देंगे, तुर्क सरदारों के साथ रहेंगे। बलबन की मंशा अल्टीमेटली थी ना शासक बनने की। सोचा पहले ये बनेंगे, ये फिर मरेंगे, लाल में फिर हम बनेंगे शासक। तो इसमें ये पूरा जानो कि गद्दी पाने के चक्कर में ना मार पीट, गद्दी पाने के चक्कर में तलवार, मतलब गद्दी पाने के चक्कर में हत्या तो फिक्स है। हत्या, बिना हत्या के कहीं इतने शासक देखो आते चले गए, लोग एक दूसरे को मार और करके किसी प्रकार छल कपट करके देखो शासक गद्दी पा रहे कि नहीं, तो हत्या तो फिक्स है होना जब छल कपट है तो। अब देखिए गद्दी की लालच जहाँ आ गया वहां पे जान लीजिए कि मर्डर, हत्या सब ठीक से कोई रोक नहीं सकता। गद्दी की लालच बहुत खतरनाक चीज होती है। अब देखिए नसीरुद्दीन शाह को अपराध बनना था, इसके एकदम पूरी जोत था। तो बलबन ने क्या काम किया? बलबन ने षड्यंत्र रचा। बलबन ने किसी प्रकार षड्यंत्र रच के मसूद शाह को 4 साल के अंदर हटा दिया। मसूद शाह को क्या किया? 4 साल के अंदर क्या किया? इनका काम निपटा दिया, हटवा दिया।
तो महसूद शाह के देखो, महसूद शाह ने कोई योग्य काम, बहुत बड़ा काम नहीं किया था जो इनका नाम मतलब इनके नाम में हम डिराइव करें। ये एक अयोग्य शासक रहे, 4 साल में इनका डेथ हो गई, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद जो अगला शासक है वो कौन बना? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह, बस इनके बारे में जान लीजिए। इसको मतलब इसको मरवाया कौन थे? इसका डेथ कैसे हुआ था? बलबन ने षड्यंत्र से मरवा दिया। बस इतना जानते रहे, बलबन ने षड्यंत्र से क्या किया? अलाउद्दीन महसूद शाह की हत्या कैसे हो? बलबन ने इसको षड्यंत्र से क्या किया? मरवा दिया। ठीक, उसके बाद फिर अगला शासक कौन बना? नसीरुद्दीन शाह। तो जब नसीरुद्दीन शाह अगला शासक बना, इसने पहले काम किया। जब इसने पहले शासक बना, मतलब शासक बनते ही सबसे पहला इसने काम किया कि इसने अपना सलाहकार बनाया। इन्होंने कहानी खत्म होने वाला सलाहकार बनाया। सलाहकार किसको बनाया? इसने सलाहकार बनाया बलबन को। किसको बनाया? इसने जो सलाहकार बनाया वो बनाया बलबन को। बलबन को अपना सलाहकार बनाया, हमारा सबसे अच्छा सलाहकार है, समझ के? इन्हें जान बलबन आगे चल के नहीं कम निपटाने वाला है। उसके बाद फिर क्या हुआ? सलाहकार बनाया इसने। और भी चीज किया, जैसे नसीरुद्दीन शाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने जो है बलबन को अपना सलाहकार बनाया। उसके साथ साथ जो नसीरुद्दीन शाह थे, गुलाम वंश का सबसे कंजूस राजा माना जाता है। इसे गुलाम वंश का मतलब सबसे कंजूस राजा, सबसे कंजूस राजा, गुलाम वंश का सबसे कंजूस राजा इसे माना जाता है, नसीरुद्दीन शाह को। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा आगे चल करके? ये जो नसीरुद्दीन शाह का है, तो बाद में आगे चल करके इन्होंने बलबन को क्या बनाया? सलाहकार बनाया। बलबन क्या किया कि जो 40 दल में जैसे ये मतलब फिर इसने क्या सलाहदार बलबन को बनाया, जो अपना मतलब सलाहकार बनाया। सलाहकार बनवाने के बाद बलबन ने क्या किया? देखो, बलबन को इसने नसीरुद्दीन शाह ने 40 दल में बलबन को जगह दिया। बलबन को जगह दिलाया। जगह दिलाने का मतलब ये बच्चों, बलबन को उसमें शामिल करवा 40 दल में। ठीक, अब जैसे बलबन 40 दल में शामिल हुआ, तुर्क सरदारों को थोड़ा थोड़ा बहका करके अपने साथ करने लगा। उसके बाद 40 दल को धीरे धीरे खत्म करने लगा, धीरे धीरे खत्म करने का कगार पे ले जा रहा था। 40 उसमें जो तुर्क सरदार थे उसको अपने साथ बनाए, तुम ये करो, तुमको ये कर देंगे, किसी की स्त्री का लालच देकर, किसी धन का लालच देकर अपने पक्ष में करने लगा सबको। धीरे धीरे सब इसके पक्ष में आने लगे। पक्ष में एक समय ऐसा आया, इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हुई। नसीरुद्दीन शाह ने अपने लाइफ में ऐसा नहीं बहुत बड़ा काम किए थे, केवल इनका यही काम था, राजा बने, बलबन को थोड़ा सा पद दिए, सबसे कंजूस राजा बने थे, पैसे बहुत कम खर्च करते थे लगता है। उसके बाद क्या हुआ? इसका क्या हो गया? डेथ, मर गया। मरने के बाद फिर क्या होगा? नसीरुद्दीन शाह के मरने के बाद जो अगला जो शासक बना, अब अगला शासक कौन बना? बलबन बना। कौन बना? बलबन। तो जो अगला शासक बना बच्चों, बलबन बना। अब देखो बलबन के बारे में बताते हैं कि थोड़ी सी हिस्ट्री अच्छी है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार लेना है। बलबन, हाँ, तो बस बलबन के बारे में बता दें, इसके बाद गुलाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगला शासक कौन बना? गुलाम बलबन। इसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स चल जाएगा। ठीक ना, आज मान लीजिए इकोनॉमिक्स किया, इकोनॉमिक्स एस्ट्रोनॉमिकल चला देंगे, आज केवल मैथमेटिक्स चल जाएगा क्योंकि एक डायनेस्टी कम तो खत्म ही होना था। तो देखिए बलबन इसके बाद क्या बना? अगला शासक बना। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक है, मतलब गुलाम वंश का जो अगला शासक बना कौन बना? बलबन। अब देखिए बलबन के पास, बलबन जब लास्ट में जब मर जाता है ना, बलबन के पास फिर कोई ऐसा योग्य शासक नहीं आता गुलाम वंश में। बलबन के मरने के बाद धीरे धीरे गुलाम वंश क्या हो जाता है? पूरा खत्म हो जाता है। तो बलबन तक लोग पढ़ते भी हैं क्योंकि बलबन थोड़ा सा ये योग की कैटेगरी, मतलब बलबन योग्यता कैटेगरी में आता है, इसलिए बलबन तक लोग पढ़ते हैं। अब बलबन क्या था, ध्यान सुनिएगा, बलबन ने क्या क्या काम किया था। बलबन ईरान का रहने वाला था, अब तो गुलाम वंश में आ गया। तो बता दें बलबन ने बहुत सारा त्यौहार स्टार्ट किया था, बहुत सारा त्यौहार। तो बलबन ने बहुत सारा ईरानी परंपरा वाला त्यौहार इसने स्टार्ट किया, जैसे नौरोज त्योहार, फिर उसके बाद पैगोस प्रथा इसने स्टार्ट किया था। उसके बाद सिजदा प्रथा इसने स्टार्ट किया था, सिजदा प्रथा। तो ये सब प्रथा किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था। पैगोस का मतलब जानते हो, जैसे कि हम लोग देखो नतमस्तक होते हैं ना, ऐसे पूरी तरीके से पैर छूते हैं ना, मतलब जैसे कोई आपकी बहुत आदरणीय उनका एकदम झुक करके पैर छूते, पूरा लेट कर जमीन सपाट होकर के, तो वो सब प्रथा किसे कहते हैं? पैगोस प्रथा। सिद्धा प्रथा मतलब पैर छूना, जैसे मान लीजिए कि पैर छूने वाली प्रथा, पैर छूने का मतलब जैसे कोई आ गया आपसे बड़ा जिसका पैर छूते हो ना,
तो पैर छूने वाली प्रथा किसने स्टार्ट किया? बलबन ने। उसे कहा कि सिजदा प्रथा, पैर छूने की प्रथा सिजदा प्रथा, पूरा सपाट एकदम माथा एकदम छुआ दो, उसे क्या कहते हैं? पैरवत प्रथा। समझ गए? उसके बाद जो इसने ये सब स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बलबन ने और भी सारा काम किया। जैसे बलबन ने जो है शुद्ध इस्लामिक मकबरा बनवाया। इसने क्या किया? इसने शुद्ध इस्लामिक मकबरा बनवाया था। मकबरा, इसने शुद्ध इस्लामिक क्या बनवाया? मकबरा बनवाया था, ठीक है। इसने कई सारा काम किया, इसने शुद्ध इस्लामिक मकबरा बनवाया था। अच्छा बच्चों, एक चीज और जान लीजिए, बलबन का वास्तविक नाम क्या था पता है? बलबन का वास्तविक नाम उलूग खान था। क्या था? बलबन के इसका वास्तविक नाम जान लीजिए। वास्तविक नाम इसका वास्तविक नाम था उलूग खान। उलूग खान इसका वास्तविक नाम क्या था? बलबन का उलूग खान था, ठीक। उसके बाद बलबन ने और भी काम किया। इसने जो है बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाया। रक्त एवं लौ की नीति अपनाया था, ठीक ना। रक्त एवं लौ की नीति अपनाया था। रक्त एवं लौ का मतलब जानते हो? मतलब अगर राजा रहना है, मतलब गद्दी अगर पाना है तो रक्तपान कह रहे हो, मतलब कि हत्या ये सब होना तो फिक्स है। तो इसने रक्त एवं लौ की नीति दिया था। किसने दिया था? बलबन ने, रक्त एवं लौ की नीति। उसके बाद फिर अगला जो आता है इसमें बलबन ने और भी क्या स्टार्ट किया? तो बलबन ने राजा के राजत्व, ध्यान से सुनिएगा, राजा के राजत्व का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? सिद्धांत। तो क्वेश्चन ये करे कि राजा के राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो बलबन ने दिया था। राजा के राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था। उसके बाद बलबन देखिए, बलबन का षड्यंत्र देखिए कैसा था। बलबन पहले किसको मरवाया? अलाउद्दीन मसूद शाह को मरवाया। उसके बाद फिर नसीरुद्दीन शाह इसको क्या बना दी? 40 में जगह दिले। धीरे धीरे उसमें अपना पैठ जना लिए, पूरा मतलब अपना पूरा वहाँ पे पहुँच बनाने के बाद लास्ट में नसीरुद्दीन शाह खत्म हो गए, उनकी कहानी डेथ हो गई, मर गए। मरने के बाद फिर अगला शासक कौन बन गया? बलबन बन गया। बलबन ने देखे क्या क्या चीज बनवाया, वास्तुक नाम उलूग खान रतन लौ नीति दिया, राजा के राजत्व का सिद्धांत दिया, नवरोज त्योहार ये पैगोज प्रथा, सिद्धा प्रथा, शुद्ध इस्लामिक मकबरा बनवाया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा कि बलबन जो है मतलब कि इन सब चीज़ों को किया, इतने सारे पॉइंट्स को आपने देखा बलबन के बारे में। ये सब बलबन का जान लीजिए कि बलबन ने अपने शासन काल में ये सब चीज़ किया। तो इन सब चीज़ों को करने में टाइमिंग भी लगता है, ऐसा नहीं कि जो है बहुत जल्दी से कोई कर दे। तो बलबन को इन सब चीज़ों को देने के कारण बलबन को एक योग्य शासक की कैटेगरी में रखा जाता है, समझ गए। उसके बाद आगे चलकर के क्या होगा? आगे चलकर के ये हुआ कि बलबन को देखो, ये किसी को षड्यंत्र से मरवाए थे, बलबन षड्यंत्र से मरवाए थे। तो ये चायसतुर्ग में थे, तो जब ये राजा बने तो इनके पीछे भी कोई ना कोई लगा होगा। तो उस समय एक था, उसका जो नाम था फिरोज शाह। एक मतलब कि फिरोज शाह था। तो फिरोज शाह एक सैनिक था, इन्हीं दल में एक सैनिक था वो, ठीक ना, बलबन के शासनकाल में। तो वह एक सैनिक था फिरोज शाह। तो फिरोज शाह का नाम अभी तुम लोग पढ़े थे। पूरा नाम क्या है उसका? जलालुद्दीन फिरोज शाह उसका पूरा नाम है। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह एक क्या था? पहले एक सैनिक था। बाद में जाकर के उसने षड्यंत्र करके बलबन को क्या किया? षड्यंत्र से मार दिया। बलबन को षड्यंत्र से क्या किया? मरवा दिया। षड्यंत्र से उसने मारा था बलबन को। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह ने बलबन को षड्यंत्र से मार करके फिर क्या किया पता है? जलालुद्दीन फिरोज शाह ने बलबन को षड्यंत्र से मार करके उसने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की। किस वंश की? गुलामत खत्म। बलबन मरे, गुलामत खत्म। कौन सा वंश स्टार्ट हुआ? खिलजी वंश। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की स्थापना किया। तो बलबन को किसने मारा? बलबन को जो है फिरोज शाह, इसी का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह है। तो ऐसे लिख देते शॉर्टकट में, फिरोज शाह ने बलबन की क्या किया? बलबन को मरवा दिया। समझ गए? तो बलबन को किसने मारा? फिरोज शाह ने बलबन को षड्यंत्र के द्वारा मार करके उसकी हत्या करवा करके किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की। समझ गए? आपने क्रम में क्या पढ़ा था? गुलामत के बाद खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश के संदर्भ में यही पढ़ा था ना, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो यही फिरोज शाह है जिसने बलबन को मारा। खिलजी वंश खत्म, फिर कोई योग्य शासक नहीं है उसके बाद। फिर किस वंश की स्थापना हुआ? खिलजी वंश की, ठीक। अब जो है खिलजी वंश के बारे में अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसके आगे का वीडियो अब आपका